Hello friends, welcome again. Today we are going to see section 3 summary writing. What is meant by summary? A summary includes main points of a given passage, chapter, article और whole book. सारांश लेखन जिसमें किसी परिच्छेद, पाठ, लेख या किताब के महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी दी जाती है या फिर यह कह सकते हैं summary is a shortened passage giving essential information in brief. मेरे ख्याल से तो समरी इज टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ मेन आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स। समरी के डेफिनेशन के बाद समरी की कुछ खास विशेषताओं की ओर भी हमारा ध्यान जाना आवश्यक है। अगर इन विशेषताओं को समझकर समरी बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो समरी बेहतर बन जाए। तो समरी कैसे हो? समरी समझने में आसान हो, पढ़ने योग्य हो, संक्षिप्त हो और उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी हो। पता है, जब आप किसी थिएटर पर जाकर 3 घंटे की फिल्म देखते हैं और घर आकर अपने भाई को सिर्फ 15 मिनट में उसकी कहानी बताते हैं तो इसे क्या कहेंगे? यही तो है पूरी कहानी का सार यानी सारांश। ऐसे सारांश लेखन की विस्तृत जानकारी के लिए चलिए देखते हैं समरी के टेस्ट को। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट इज वन ऑफ द काउंटलेस मैक्सिम्स कॉइन्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ब्रेविटी का मतलब है संक्षिप्तता, सोल आत्मा, विट हाजी जवाबी। हाजी जवाबी की आत्मा संक्षिप्तता है। वन ऑफ द काउंटलेस मैक्सिम, काउंटलेस यानी अनगिनत, मैक्सिम्स सूत्र या नीति वचन, कॉइन्ड यानी निर्मित। विलियम शेक्सपियर के अनगिनत ऐसे सूत्र या नीति वचनों में से एक है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। इट इज रेलेवेंट टू स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग। रेलेवेंट यानी संबंधित, यह बोलने और लिखने दोनों से संबंधित है। ब्रेविटी और कंसिजन दोनों का मतलब एक ही है। इज अ कटिंग आउट ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स। अननेसेसरी वर्ड्स मतलब जो जरूरी नहीं ऐसे शब्द। वेल कन्वेइंग एन आइडिया, कन्वे करना यानी देना, आइडिया सुझाव या महत्वपूर्ण मुद्दा ले सकते हैं। जब आप एक आधी आइडिया कन्वे करते हो उस वक्त जो जरूरी नहीं ऐसे शब्द आते हैं तो इनको काटना ही ब्रेविटी है। इट एम्स टू एनहांस कम्युनिकेशन बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी विदाउट ओमिटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इट एम्स मीन्स इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य क्या है? टू एनहांस कम्युनिकेशन, एनहांस यानी बेहतर बनाना, कम्युनिकेशन संभाषण, संभाषण को बेहतर बनाना यह इसका लक्ष्य या उद्देश्य है। कैसे? बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी विदाउट ओमिटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एलिमिनेट करना यानी निकाल फेंकना, रिडंडेंसी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है उनको निकाल फेंकना। विदाउट ओमिटिंग, ओमिट कर यानी छोड़ना, महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़े बिना ऐसे रिपीटेड वर्ड्स को निकालना, यह बेहतर संभाषण हो सकता है और यही उसका लक्ष्य है। Summary writing is one of its kind that has been described as one of the elementary principles of writing. समरी राइटिंग एक ऐसा भी प्रकार वर्णित किया गया है जो कि लेखन कौशल्य का खास करके एक प्राथमिक उसूल है, दैट इज एलिमेंट्री प्रिंसिपल। टू स्पीक व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड टू राइट व्हाट इज नेसेसरी इज अ रिक्विजिट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। टू स्पीक व्हाट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यानी अपेक्षित, जो अपेक्षित है वो बोलना, एंड टू राइट व्हाट इज नेसेसरी, जो जरूरी है वो लिखना, इज अ रिक्विजिट, रिक्विजिट यानी आवश्यक। देखिए, अपेक्षित है वो बोलना और जरूरी है वो लिखना, ये आवश्यक बन जाता है। किस लिए? टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स यानी भाषा के कौशल्य, भाषा के कौशल्यों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए यह आवश्यक बन जाता है कि आप जितना अपेक्षित है उतना बोलो और जितना जरूरी है उतना लिखो। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ब्रीफ इन रिटन एक्सप्रेशन। ब्रीफ यानी संक्षिप्त, रिटन एक्सप्रेशन यानी लेखन की अभिव्यक्ति। जब आप
अभिव्यक्ति करते हो तो यहाँ पर वो अभिव्यक्ति संक्षिप्त में होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। To express in brief the main points of a written record is a summary writing skill and that can be developed by practice. एखाद्या रेकॉर्ड में से महत्वपूर्ण मुद्दों को संक्षिप्त में अभिव्यक्त करना इस समरी राइटिंग का हुनर माना जाता है, स्किल माना जाता है, और उसको आप डेवलप कर सकते हो। दैट कैन बी डेवलप्ड कैसे? बाय प्रैक्टिस। समराइजिंग हैज अ डेफिनाइट पर्पस। समराइजिंग का एक खास मकसद है। द पर्पस ऑफ अ समरी इज टू गिव द रीडर अ क्लियर ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। क्या मकसद है समरी का? रीडर को क्लियर ऑब्जेक्टिव पिक्चर देना ओरिजिनल टेक्स्ट का, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट का उद्देश्य रीडर को क्लियर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द समरी रीस्टेट्स ओनली द मेन पॉइंट्स ऑफ अ टेक्स्ट और अ लेक्चर विदाउट गिविंग एग्जांपल्स और डिटेल्स सच एज डेट्स, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स। सबसे महत्वपूर्ण बात, समरी रीस्टेट करती है, यानी फिर से कहती है सिर्फ महत्वपूर्ण मुद्दे ही लिए जाएं किसी टेक्स्ट या लेक्चर से। एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं, ना ही डिटेल में विस्तार के साथ वर्णन। फिर विस्तार के साथ वर्णन जो होता है उसके अंतर्गत तारीख, अंक और आंकड़े, स्टैटिस्टिक आ सकते हैं। इन सबको लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। इस तरह से पहले पैराग्राफ के अंतर्गत हमने देखा कि समरी राइटिंग करते वक्त उसके स्किल्स को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। अब इसके आगे है डूज ऑफ समरी राइटिंग। मतलब समरी राइटिंग करते वक्त किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। रीड एंड री रीड द पैसेज। पढ़ो और पैसेज को दोबारा पढ़ो। अंडरस्टैंड, समझ लो। रीड द इंस्ट्रक्शंस, सूचनाओं को पढ़ो। फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू समराइज। समराइज करने के लिए क्या जरूरी है इसको ढूंढो। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछने की प्रक्रिया, जैसे कि हु, व्हेन, व्हाट। इससे क्या होता है, जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हो तो उसका जो जवाब आ जाएगा वो महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को आइडेंटिफाई करना है, यानी पहचानना है। फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस ऑन योर ओन। खुद से छोटे छोटे वाक्य तैयार कीजिए। कनेक्ट द सेंटेंसेस यूजिंग लिंकर्स। लिंकर्स यानी जोड़ शब्द। जोड़ शब्द का इस्तेमाल कर वाक्यों को जोड़ना, कनेक्ट करना। रिमूव रिडंडेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द की सेंटेंसेस। की सेंटेंस यानी महत्वपूर्ण ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्यों से रिडंडेंट वर्ड्स यानी जो जरूरी नहीं है, जो रिपीटेड वर्ड्स हैं, इनको रिमूव करना, निकालना। ओमिट डिटेल्स। डिटेल्स यानी विस्तार के साथ वर्णन, इसको ओमिट करना यानी छोड़ना है। अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशन। अवॉइड करें यानी टालना। इंटरप्रिटेशन यानी खुद का प्रस्तुतिकरण या स्पष्टीकरण, यहाँ पर टालना आवश्यक है। इस तरह से समरी राइटिंग के डूज को अभी हमने देखा। उसके आगे दिया गया है डोंट्स ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग करते वक्त क्या नहीं करना है। डोंट इंक्लूड। इंक्लूड यानी समावेश करना या फिर शामिल करके लेना। देखिए समरी के पैराग्राफ के अंतर्गत हो सकता है बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब्स आए या फिर स्लैंग यानी अपभाषा आ जाए, कोटेशन आए या फिर डायरेक्ट स्पीच हो। इन सारी बातों का समावेश बिल्कुल नहीं करना है। डोंट एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करना मतलब निकालना या फिर छोड़ना, वर्जित करना। हो सकता है समरी करते समय बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे शब्द या वाक्य हों, इनको निकालना बिल्कुल नहीं है। डोंट ऐड। जोड़ना, अपनी ओर से कुछ भी जोड़ना यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। डोंट कमेंट। कमेंट करना यानी टीका टिप्पणी करना या फिर समीक्षा करना। समरी करते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि आपको कमेंट बिल्कुल नहीं करना है, टीका नहीं करनी है। डोंट गिव एग्जाम्पल्स। उदाहरण बिल्कुल देने नहीं है। तो इस तरह से डोंट्स के अंतर्गत हमने देखा कि समरी करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना है। आगे यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है एज एन एग्जाम्पल समरी के लिए, और इसको रीड करके हम लोग देखेंगे कि कैसे समरी बनाते हैं।
लर्निंग डिसेबिलिटी से शुरू होने वाला ये आर्टिकल काफी बड़ा है। इसको मैं रीड तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब हम बाद में समरी बनाएंगे उस वक्त महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए इसको पढ़ेंगे ही। उसके बाद का पॉइंट वही स्टेप्स समरी राइटिंग के लिए। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, रीड द आर्टिकल ट्वाइस। आर्टिकल को 2 बार पढ़ो। स्टेप 2, आस्क क्वेश्चंस अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग। राइटिंग का मकसद क्या है ये जानने के लिए प्रश्न पूछना। इसको हम लोगों ने पहले ही डूज के अंतर्गत देखा है। प्रश्न पूछने की प्रक्रिया के माध्यम से जब हम इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो डेफिनेटली महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोगों को मिल ही जाते हैं। इसलिए स्टेप 3 है आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। अब ऐसे प्रश्न पूछने के बाद जो जानकारी मिलती है या जवाब मिलता है वो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाते हैं, और उन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है यानी पहचाना है। ये है स्टेप 3। स्टेप 4, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी खाका बनाना। पहला अपना खाका तैयार करना है। स्टेप 5, रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एडिट इट। पहले ड्राफ्ट को दोबारा रिवाइज कर यहाँ पर एडिट करना, ये स्टेप 5 के अंतर्गत आता है। एंड द लास्ट वन इज राइट द फाइनल ड्राफ्ट। आखिरी खाका बनाना है। देखिए, तो ऐसे यहाँ पर 6 ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं। इन सारे स्टेप्स को समरी राइटिंग करते वक्त हम लोगों को इस्तेमाल करना है। चलिए, समरी कैसे बनाते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर उसके आगे समरी दी जा चुकी है। लर्निंग डिसेबिलिटी हैंडल विथ केयर इस टाइटल को दिया गया है और समरी यहाँ पर रेडी है। लेकिन ये सारे पॉइंट्स कैसे आ गए, इसको कैसे लिया गया, इसके संक्षिप्त में जानकारी मैं दे रही हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स। यह है पहला वाक्य इस आर्टिकल का। हालांकि आप जानते ही हैं कि पहले वाक्य के अंतर्गत ही ये खास करके समरी का टाइटल होता है और वही एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी बन जाता है समरी राइटिंग का। तो शुरू में ये देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने की असमर्थता या विकलांगता। अब इसके बहुत सारे लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, ये पहले वाक्य में यहाँ पर बताया गया है। अब ये लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है, अब इसके आगे उसी पैराग्राफ के अंतर्गत यहाँ पर दिया तो नहीं है, यानी अलग जानकारी है। अब इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, बस इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम लोगों को देखते जाना है। अब जैसे ही यहाँ पर आखिरी ये शब्द आ जाता है लर्निंग प्रॉब्लम्स, फिर लर्निंग प्रॉब्लम जो लर्निंग डिसेबिलिटी से क्रिएट होते हैं वो क्या रहेंगे। व्हाट आर द लर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी प्रश्न पूछने की प्रक्रिया। देखिए, हु, व्हेन, व्हाट, व्हिच, वेयर, ऐसे प्रश्न पूछकर आप महत्वपूर्ण मुद्दों को ले सकते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो लर्निंग प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द लर्निंग प्रॉब्लम्स। अब इसके लिए हम लोगों को दूसरे पैराग्राफ्स की तरफ मुड़ना पड़ेगा। देखिए, इस आर्टिकल के छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए गए हैं और सेकंड पैराग्राफ के अंतर्गत उन प्रॉब्लम्स का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जैसे कि देयर मे बी सर्टेन अपरेंट प्रॉब्लम्स व्हाइल रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीजनिंग एंड डीलिंग विथ मैथ। तो ये है हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा। लर्निंग प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं इसकी जानकारी यहाँ पर हम लोगों को मिल चुकी है, यानी ये जवाब मिल गया और यही जवाब हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। ओके, तो द प्रॉब्लम्स आर रीडिंग, राइटिंग, ऐसे ले सकते हैं। व्हाइल, सर्टन, अपरेंट, देयर में भी, ऐसे शब्दों को लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, जो कि अनावश्यक है, उसको काटना ही है। अब देखिए, जैसे ये लर्निंग प्रॉब्लम समझ में आ गए कौन कौन से हैं, तो उसका नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि उसको आइडेंटिफाई करना, यानी पहचानना। तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ही फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये है प्रोसेस यहाँ पर। सो वन दिस प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड, यानी आपने पहचान लिया, तो इट इज टाइम फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। देखिए, फिर जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, अब इन्वेस्टिगेशन, ये आखिरी यहाँ पर ये वर्ड आ गया है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अगले पैराग्राफ के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में रिवील वेरियस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स लाइक डायस्लेसिया, डायस्ग्राफिया, डायस्कैल्कुलिया, स्पेसिफिक रीडिंग डिसेबिलिटी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या रिवील हो गया, क्या ओपन अप हो गया,
क्या पता चला कि इसके बहुत सारे टाइप के डिसऑर्डर्स हैं। देखिए, मतलब इस प्रॉब्लम से डिसऑर्डर्स जो क्रिएट होते हैं और कौन कौन से हैं वहां पर दिए जा चुके हैं। सो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन के माध्यम से आप इस आंसर को जान सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर डायस्लेसिया, डायस्ग्राफिया, डायस्कैल्कुलिया, इन डिसऑर्डर्स के बारे में पता है, लेकिन उसके अगले पैराग्राफ के अंतर्गत डिटेल में इस डिसऑर्डर के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि आवश्यक नहीं है। देखिए, डिटेल वर्णन बिल्कुल नहीं करना है ना, विस्तार के साथ वर्णन बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये जो डिसऑर्डर क्रिएट हो चुका है, ये इसके साइन सिंबल क्या है, कैसे अफेक्ट करता है, इसकी जानकारी दी गई है। इसको लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, सीधा हम लोग चलते हैं उसके नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, और वहां पर इस प्रॉब्लम का यानी इस डिसऑर्डर का सॉल्यूशन मौजूद है। सच प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट यूजिंग वेरियस मेथड्स एंड ट्रीटमेंट्स इफ डायग्नोस्ड एट एन अर्ली स्टेज। क्या बताया गया है? ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है अगर इसको डायग्नोस किया गया, इसको आइडेंटिफाई किया गया, तो यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट इसको मिल सकता है। देखिए, अभी सॉल्यूशन क्या है उसके नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया, इंक्लूजन इन एजुकेशन इज वन ऑफ द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसऑर्डर। और वो सॉल्यूशन है इंक्लूजन इन एजुकेशन, यानी शिक्षा के अंतर्गत समावेश करके लेना, बच्चों को समाविष्ट करना। देखिए, ऐसे बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। मतलब कॉमन बच्चे की तरह इनको भी क्लास में बैठने का अधिकार है, उन बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार है। तो इसलिए यहां पर इस सॉल्यूशन दिया गया है, इंक्लूजन इन एजुकेशन। देखिए, फिर से मैं पहले से ले रही हूं। लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में ये आर्टिकल दिया गया है, और लर्निंग डिसेबिलिटी की बहुत सारे लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, और लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है उसकी जानकारी सेकंड पैराग्राफ में दी गई है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। अब इनको डायग्नोस करना, आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना यहाँ पर जरूरी बन जाता है। और इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आ जाती है कि इसके कई प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं। अब ये डिसऑर्डर्स कौन कौन से ये जानने के बाद इसकी विस्तार के इनमें जानकारी लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कैसे होता है, क्यों होता है, बिल्कुल नहीं। बस इस डिसऑर्डर को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है ये देखना है, यानी इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी अगर लेनी है तो फिर उसके आगे का पैराग्राफ उसके अंतर्गत दिया गया है कि ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है, और वो है इंक्लूजन इन एजुकेशन। देखिए, अब यहां तक हमने देखा, अब आखिरी पैराग्राफ से भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे ले सकते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली अवर कंट्री इज लेस ओपन टू इंक्लूजन लर्निंग फॉर चिल्ड्रन विद एलडी। बदकिस्मती हमारे देश की ये है कि यहाँ पर हमारे देश के अंतर्गत ऐसे इंक्लूजन लर्निंग ये लेस ओपन है। अब ये महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, और उसके आगे आखिर के दो सेंटेंसेस भी महत्वपूर्ण मुद्दे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि चाहे कितनी भी ट्रीटमेंट, कितनी ही भी दवाइयाँ मौजूद क्यों ना हो किसी डिसीज के लिए, किसी बीमारी के लिए, आखिरकार वो इंसान, वो शख्स प्यार से, केयर से ही क्योर हो जाता है। ये तो हकीकत है, आप जानते हैं। देखिए, यहाँ पर भी वैसे ही है। दी चिल्ड्रन नीड टू बी हैंडल्ड carefully in their own space. They need love, encouragement and moral support so that they can emerge with great self-confidence, self-worth and determination. क्या बताया गया है कि ऐसे बच्चों को किसकी जरूरत है? प्यार की, केयर की जरूरत है। इनको आपके मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, एनकरेजमेंट की जरूरत है, ताकि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज कर सकें। अब देखिए, ये आखिरी के जो दो सेंटेंसेस हैं ये महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाते हैं इस समरी के अंतर्गत। तो लर्निंग डिसेबिलिटी से शुरू होने वाला
ये आर्टिकल यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों का इस्तेमाल कर हम लोग समरी को बना सकते हैं। पेज नंबर 138 पर ऑलरेडी यहाँ पर समरी दी जा चुकी है। इसको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं मुद्दों को मैंने अभी अभी समझाया है। तो आशा करती हूँ आपको ये समरी कैसे करनी है इसके बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। थैंक यू।